Now, good afternoon to all. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आई होप वॉइस वीडियो एंड स्क्रीन क्लियर होगा, तो एक बार इनपुट दे देना आप लोग। ओके, फाइन। सुनाओ, जो सेशन है वो तो आपको बताइए कौन से सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। माई सेल्फ सीए में भरत प्रजापति, एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर डायरेक्ट टैक्सेशन एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड ऑडिट एज वेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, विंडो बंद कर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, तो आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स का डिस्कशन करेंगे, बेसिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, जो आपको कौन सा पेपर नंबर दे रखा है, पेपर नंबर 11। आई थिंक सब ओल्ड सिलेबस वाला ही है। ठीक है, सो पेपर नंबर 11 आपको दे रखा है कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। कंपैरेटिवली आप ऐसा बोल सकते हो कि पेपर 7 से काफी इजी है। ओके, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा द वर्ड टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी आप मतलब कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना होता है। जैसे अगर आप इनकम अर्न करोगे तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो आप गुड्स बेचोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी करोगे तो आपको कस्टम ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब कोई इवेंट अगर आप करते हो तो उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाते हैं, ठीक है, उसको हम टैक्सेशन बोलते हैं। तो सर टैक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों गवर्नमेंट टैक्सेस हमसे चार्ज करती है, उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है ना, हमने उनको इलेक्ट करके क्यों भेजा था उधर, ताकि वो हमसे टैक्स ना।
ठीक है ना, और वो लोग हमसे क्या मांग रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना सर। तो टैक्सेस नहीं होने से क्या मतलब एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं ना। टैक्सेस नहीं होने के क्या एडवांटेजेस हैं? तो आप बहुत अच्छा स्माइल कर सकते हो, बोले एडवांटेज मतलब क्या, टैक्सेस पे नहीं करना वही अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। उससे बड़ा क्या एडवांटेज हो सकता है? पर उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? क्या डिसएडवांटेज होगा? मान लो टैक्सेस निकाल दिए, तो सबसे पहले तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। क्या निकाल दिया? टैक्सेस निकाल दिया। टैक्सेस पूरे इंडिया से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो पहले अपने सड़क पे आ जाएंगे ना, फिर दूसरे जो प्रोफेशनल्स होंगे वो भी सड़क पे आ जाएंगे। आप भी थोड़ा आधा तक तो पहुंच ही जाओगे सड़क में, क्योंकि टैक्सेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। तो बताओ क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? इनपैरिटी रहेगा ना, समझ में आ रहा है? फिर बाद में जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर हम करते हैं, जैसे मेडिकल के पीछे हो गया, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी सेक्टर बेस हमें चेंजेस करने हैं, तो वो हम विदाउट रेवेन्यू तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें टैक्सेस क्या करने पड़ते हैं, चार्ज करने। मेनली इट इज बिकॉज ऑफ द इनकम पैरिटी के बीच। अगर आप टैक्सेस नहीं चार्ज करोगे तो जो पैसे वाले हैं वो ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, और जो है ही नहीं पैसा वो जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए भी टैक्सेस चार्ज होता है। और जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है उसको भी काउंटर करने के लिए हमें टैक्सेस इंडिया में चार्ज करने होते हैं। ये तो हमने बात की थी बेसिक बैकग्राउंड का, कि टैक्सेस क्यों चार्ज होता है। नॉर्मली हम किसी से भी पूछते हैं कि टैक्सेस क्यों चार्ज होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एजुकेशन, फॉर मेडिकल, ठीक है ना, फॉर डिफेंस। डिफेंस में भी होता है ना, ये जो बड़े बड़े राफेल विमान होते हैं तो वैसे ही थोड़ी आ जाता है, ठीक है, रिमोट वाला थोड़ी ना, ओरिजिनल विमान। तो उसके लिए पैसा भी तो लगता है कि नहीं लगता? तो पैसा आएगा कहाँ से? आरबीआई बैठा है नोट छापने के लिए, उसको फोन करोगे, बोले नोट छापो, आ रहा हूँ मैं 5 बजे लेने के लिए, ठीक है, तो वो छाप देगा नोट, कि उसके लिए टैक्सेस चार्ज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कोई भी कंट्री में आप जाते हो तो टैक्सेस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। वो टैक्सेस आपको मिलेगी, एक्सेप्ट अगर आप कोई अ, मतलब मान लो दुबई या यूएई, अगर ऐसी कंट्री में जाते हो जो वहां पे सब लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो वहां पे पैसे टैक्स लो ना लो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वहां पे आपको ऐसी कंट्री जहाँ पे क्या होता है, ऐसा किंगडम होता है, तो वहां पे वो लोग टैक्सेस चार्ज नहीं करते। आपने शायद दो सुना होगा ना, दुबई में टैक्स नहीं लगता, सऊदी अरबिया में क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो अभी टैक्सेस आपके सिलेबस मतलब आपके ग्रुप के अंदर जो टैक्सेशन है वो कौन सा टैक्सेशन है? इनडायरेक्ट। एंड ग्रुप 1 में जो लोग सफर करके आए हैं, ठीक है, उसमें कौन सा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? बीकॉम वाला डिफरेंस नहीं चाहिए। डायरेक्ट मतलब सर जो इनडायरेक्ट नहीं है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब सर जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली लगता है। तो सर डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली लगता है, इनडायरेक्टली पता नहीं कैसे आगे लगता है, ऐसा नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज पर। ठीक है, वेरी गुड। मतलब कुछ लोगों ने ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना दोस्तों, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो लोग किसके ऊपर चार्ज करते हैं? इनकम के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर चार्ज होता है? इनकम के। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो इनकम के ऊपर नहीं होता है, बट रादर वो किसके ऊपर होता है? सप्लाई, ठीक है, जो सप्लाई ऑफ क्या होगा दोस्तों? गुड्स, या फिर क्या होगा? सर्विसेज, या फिर क्या होगा? बोथ। समझ रहे हो? तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। मतलब अगर आप गुड्स को सप्लाई करते हैं तो क्या पे करना पड़ता है? जीएसटी पे करना। तो हमारा जो चैप्टर होगा वो जीएसटी होगा पहले, जो 80 मार्क्स का है आपके सिलेबस में। तो जीएसटी में ना, जीएसटी पढ़ने से पहले ना जीएसटी के अंदर 3 डेफिनेशन पढ़नी बहुत जरूरी है। जैसे क्या? पहला क्या पढ़ने का? सप्लाई।
दूसरा क्या पढ़ने का, गुड्स, तीसरा क्या पढ़ने का, सर्विस। ये 3 डेफिनेशन जिसने पढ़ ली उसका जीएसटी का बेसिक बैकग्राउंड क्या होगा, क्लियर हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, किसी से पूछते हैं ना कि जीएसटी किस पे लगता है, तो वो ऑलवेज ये बताता है कि जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जीएसटी कभी भी गुड्स और सर्विसेज पे नहीं लगता। बोले सर क्या बात करते हैं, अभी तक तो हमने यही डिलेमा में हम जी रहे थे। वो गुड्स और सर्विसेज पे नहीं लगता, वो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर लगता है। तो अगर गुड्स को आप बेचोगे तो क्या पे करना है, तो सप्लाई में उन्होंने बताया कि सप्लाई किसको कहा जाता है, समझ आ रहा है। ठीक है, उसको समझने के लिए मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, बट वो आज के सेशन में नहीं हो पाएगा। फिर गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। तो गुड्स की डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स। ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे। सर्विसेज की कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी। सर्विसेज में उन्होंने ऐसा बोला है कि जो गुड्स नहीं है उसको सब कुछ छोड़कर सर्विसेज, मतलब खत्म, एक ही लाइन में बात खत्म कर दी। क्या, जो गुड्स नहीं है वो बाकी सब क्या है, सर्विस। तो सर्विस क्या है, जो गुड्स नहीं है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सर्विस मैंने खुद नहीं बताया कि मैं क्या हूँ, तो उन्होंने क्या बोला कि जो कोई और नहीं है वो हम है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस। आगे समझ, ये सिर्फ बेसिक बात करें, आपने जीएसटी में गए नहीं अभी तक। तो डायरेक्ट किस पे लगता है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा, सप्लाई। जैसे मान लो कि आप गुड्स और गुड्स को क्या करते हो दोस्तों, आपका किसका बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। क्या पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी भी वन काइंड ऑफ क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पूरे इंडिया में सबसे पुराना टैक्स कौन सा है दोस्त, कस्टम ड्यूटी। नाम में ही कस्टम है, रीति रिवाज, समझ रहे हो। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि मान लीजिए कि जैसे अभी ये सब डेमोक्रेसी वगैरह हो गया, बट एक टाइम पे तो किंगडम वगैरह ही चलता था। तो अगर मान लो कि मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने जाना है, मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मुझे बिजनेस करने जाना है, तो वहां का राजा क्या करता था, आपके ऊपर टैक्सेस लगाता था। ठीक है, क्यों, उसका क्या रीजन होगा, उसका रीजन ये होगा कि हो सकता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमारे स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या हो, कम हो। तो अगर आप हमारे यहाँ पे के बेचोगे तो प्राइसेस आपकी सस्ती वाली होगी, तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उनको तो डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे ना आप। तभी सेम वे अगर मान लो कि कोई कंट्री ऐसी है जिसका मतलब लेबर काफी चीप है या तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी चीप है, बट इंडिया में उसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होना उसके बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो इस केस में उस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी लगा, ताकि दोनों की प्राइसेस को मैं क्या कर सकूं, इक्वल कर सकूं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके लिए क्या लगता है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना ही नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है ना दोस्तों, वो कौन से नेचर का होता है, ये आपको बताया होगा। कौन से नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है वो कौन से नेचर का होता है, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या कि अगर आपके पास ज्यादा इनकम होगी तो आपको टैक्सेस क्या देने पड़ते हैं, ज्यादा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं, चाहे पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का रेट तो जो होगा सबके लिए वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हम इनकम टैक्स में समझेंगे कि अगर आपकी इनकम क्या होती है, हाई इनकम, तो अगर हाई इनकम होगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, हाई टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, हाई इनकम हाई टैक्स ये आपको पे करना पड़ेगा। बट ये कौन सी नेचर का है, रिग्रेसिव। चेंज ही नहीं होता, वो क्या रहेगा दोस्तों, फ्लैट हो रहेगा। सेकंड, सेकंड क्या दे रखा है, बर्डन। बर्डन मतलब क्या होता है कि लाइक आप टैक्सेस पे करते हो तो उसका बर्डन आपके ऊपर रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इनकम टैक्स के अंदर जो बर्डन रहता है ना वो किसके ऊपर रहता है दोस्तों,
ऑन टैक्स पे, ठीक है। बट जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर जो बर्डन होता है ना, वो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, शिफ्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शिफ्ट। मतलब मान लो कि आप किसी दुकानदार के पास गए हो और कोई गुड्स आप खरीद रहे हो, तो वो जीएसटी अपने जेब से देगा कि आपसे मांग के फिर गवर्नमेंट को देगा? यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। 10 लाख रुपए की सर्विसेज दी है जिसपे 18 लाख रुपए जीएसटी लगता है, तो आपने क्या मांगा, 10 लाख प्लस 18%। मतलब आपने उससे टैक्स रिकवर कर लिया ना, तो बर्डन आपके ऊपर है कि रेसिपिएंट के ऊपर है, रेसिपिएंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला बताए, टैक्स मतलब वो जो सप्लायर था उसको क्या बोला, देख मैं तुझे एक थप्पड़ मारूंगा, तुझे नहीं पसंद आया तो तू आगे मारना। हमने 18% का थप्पड़ तुझे मारा, तुझे नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, दिल पे मत ले, आगे मार। आगे किसको मारेगा वो, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को बोला नहीं पसंद आया, तू भी आगे मार। आया समझ में? जब तक डेस्टिनेशन नहीं होता है तब तक थप्पड़ मारते ही जाना है, थप्पड़ मारते ही जाना है। तो बर्डन आप क्या कर सकते हो, बट डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होगा कि वो अपने जेब से ही देना, वो अपने जेब से देना। ये बेसिक की डिफरेंस है जो ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। उनको वही पता होता टैक्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, डिफेंस, ठीक है ना, वो लंबी लंबी बातें फेंकते हैं। टेक्निकल मीनिंग तो पता होता नहीं। अभी समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इन दोनों ही टैक्सेस को, मतलब अगर मैं डीटी की बात करूं या आईडीटी की बात करूं, तो अगर मैं डीटी की बात करूं तो उसको मैनेज करने वाला जो बोर्ड है वो कौन सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड आईडीटी को जो मैनेज करने वाला है, मतलब जो जीएसटी एंड कस्टम्स की मैं बात करूं जो आपके सिलेबस में है, वो मैं बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या हमें डील करना है। तो वो उसको मैनेज करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है सीबीआईटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये की डिफरेंस है, द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे। वही इनडायरेक्ट टैक्सेस इनकम पे नहीं लगता, बट गुड्स या तो कोई एक्टिविटी पे लगता है। समझ आया, ठीक। तो अभी जो पेपर नंबर 11 है उसका अगर हम बाइफर्केशन देखें, सो 80% पोर्शन जो है वो किससे कवर होता है, टोटल 17 चैप्टर है जीएसटी। कितने हैं, 17 चैप्टर्स आर देयर। स्टडी नोट को बोलिए, जो मॉड्यूल है उसको रहने दो, वो बाद में देखेंगे। एंड दूसरा कौन सा है, कस्टम्स, जो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, जिसमें 4 ही चैप्टर है, ठीक है। मतलब टोटल कितने चैप्टर हो जाएंगे, 21 चैप्टर जो आपको इस पूरे पेपर के अंदर करना है। समझ में आया? D1 से मैं बताता रहता हूँ कि अगर आप सेक्शन के साथ अगर आप याद रखते हो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हो, तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि यू कैन इजीली स्कोर 60+ इन दी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बट प्रोवाइडेड आपका क्या होना चाहिए, सेक्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, ग्रिप होना चाहिए, और क्लैरिटी होनी क्या है, बहुत जरूरी। समझ में आ रहा है? सिर्फ हाँ हाँ करने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्या होना चाहिए, समझ भी आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, नहीं आता है तो आप क्या पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सुनाओ, अभी आगे की बात करते हैं, ठीक है। जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या, जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसका एक स्लोगन है, आपको पता हो सकता है, वन नेशन वन टैक्स। सुना होगा आपने, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स। फिर बाद में हम जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, सब मोह माया। समझ आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा अपने आप कि ये सब बनाने की स्कीम है। समझ में आ रहा है ना? बाकी तो सब कुछ है ही नहीं कुछ, वन नेशन वन टैक्स। तो आपको सब लोगों को पता होगा कि जीएसटी नया नया ही आया है। नया नया मतलब 5 साल इसको भी हो गए, पर ठीक है, इसको नया बोल सकते हो। तो उससे पहले क्या था सर,
उससे पहले कोई टैक्सेस ही नहीं था। तो अभी क्या होता है दोस्तों, एक है ना, एक प्री जीएसटी एरा था, ठीक है, ध्यान से समझना, और एक कौन सा एरा था, मतलब अभी जो चल रहा है पोस्ट जीएसटी, ठीक है। तो जो प्री जीएसटी एरा था, मतलब जीएसटी कब आया, पहले तो इसको समझते हैं। जीएसटी इंडिया में कब आया, इस दिन आया, ठीक है। कैसे आया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री कौन सी थी, सब कुछ मैं बताऊंगा। जीएसटी स्टार्ट नहीं करने वाले, बट मान लो कि आप ही जीएसटी के कमिटी मेंबर हो, आप उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, और आप जीएसटी को लेके आना चाहते हो देश के समक्ष, समझ रहे हो, तो आप क्या उसका रेफरेंस लोगे, उसकी हम बात करेंगे। तो कब आया, कंट्री में कब एब्सोल्युटली बोल हुआ, 1 जुलाई 2017। जम्मू एंड कश्मीर में एक वीक लेट हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई है, तो 8 जुलाई 2017 है, तो आप लोग याद रख लें। JNK में कब एप्लीकेबल हुआ, 8 जुलाई। तो सर इस दिन जीएसटी आया, तो इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या कुछ नहीं था, मतलब 30 जून 2017 तक पुराने टैक्सेस थे। अभी पुराने टैक्सेस में क्या होता है, जैसे कुछ टैक्सेस जो थे ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, और कुछ टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट चार्ज करती थी, स्टेट, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे क्या होता है कि जो टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस को चार्ज करने का पावर किसने दिया होता है आपको, मतलब टैक्सेस अगर आपको कलेक्ट करने हैं तो उसका पावर किसने दिया होगा, वो पावर आया कहाँ से होगा, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पावर आया होगा, कहाँ से वो पावर आया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कि गवर्नमेंट खुद एक पावर है, गवर्नमेंट पावर है कि गवर्नमेंट इज ओनली एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट, एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट। मेन पावर तो कौन है, सोर्स ऑफ पावर कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट कैन बी मीडियम ऑफ द पावर, नॉट द सोर्स ऑफ द पावर। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं, कल उठ के मान लो कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है पर जीएसटी का रेट बढ़ना चाहिए, तो क्या बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो आपने भी सुना होगा कि दूध, दही, पनीर, ठीक है, उस पर भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो इंसान अभी छाछ भी ना पी, उस पर भी तुम लोग क्या लगा रहे हो, जीएसटी। कल उठ के मिल्क पे लगा दोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको भी जस्टिफाई करूंगा मैं कि वो सही है, जीएसटी उन्होंने लगाया तो डेफिनेशन के हिसाब से तो सही है। समझ में आ रहा है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता, तो मिल्क इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बट मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट कैन नॉट बी एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इसलिए उन्होंने लगा दिया जीएसटी, वेट ही कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना, पनीर पे तो लगना ही चाहिए था। समझ में आ रहा है ना, प्रीमियम क्वालिटी फूड है ना, तो उस पे तो क्या लगना चाहिए, जीएसटी लगना ही चाहिए। आप समझ रहे हो कि ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहाँ से पावर आया है, गवर्नमेंट खुद पावर है। मान लो कल उठ के निर्मला सीतारमन जी आए, मतलब पार्लियामेंट में आके बोला कि जीएसटी जो है ना वो हम डबल कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, डबल, मतलब जो 18% वाला जीएसटी उस पर 36% लगाएंगे। ठीक है, तो किसी एमपी ने पूछा मैडम 28% का, बोले 56%। बोला तो सही, डबल कर देंगे। तो पागल हो गए हो क्या, डबल ऐसे थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है, जनता ने आपको यहाँ पे किस लिए बुलाया, बिठाया किस लिए यहाँ, ताकि आप उनके फेवर में काम करो ना। तभी ना कॉन्स्टिट्यूशन का, डीटी वालों को पता होगा, एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल नंबर 265, ये एमसीक्यू में आ सकता है। नो टैक्सेस, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड, लेवी एंड कलेक्टेड इन इंडिया विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब आप इंडिया में कोई भी टैक्सेस ना लेवी कर सकते हो और ना ही कलेक्ट कर सकते हो विदाउट व्हाट, अथॉरिटी ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है ना, वो अथॉरिटी के थ्रू जाना चाहिए, लॉ के थ्रू जाना चाहिए, तो ही आप टैक्सेस चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका टाइटल क्या होगा, नो टैक्सेस इन इंडिया
shall be levied and collected without authority of क्या होगा, लॉ। तो अगर आपको कोई भी टैक्सेस लगाने तो किससे जाके बात करनी पड़ेगी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन से बात करना पड़ेगा। डन एवरीवन। अभी इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम किस तरह से है कि स्टेट वाइज इलेक्शन अलग से होते हैं और सेंटर का इलेक्शन एक होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इलेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दे दिया बताए, स्टेट को क्या पावर दिया, क्योंकि इंडिया इज नथिंग बट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ओके, यूनाइटेड बाय द स्टेट्स है ना, ठीक है, तब जाके इंडिया बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पावर किसको दे दिया, स्टेट को भी दे दिया, बोले तुम लोग भी क्या करो, टैक्सेस चार्ज करो, ताकि तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हम तुम्हारे लिए भी क्या करते हैं, ये फैसिलिटी रखते हैं कि तुम लोग भी क्या ले सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन्होंने एक और आर्टिकल बनाया, ठीक है, और वो आर्टिकल का नाम रख दिया आर्टिकल नंबर 246। और अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आर्टिकल नंबर 246A। अभी आर्टिकल 246A एंड आर्टिकल 246 में क्या अंतर है उसको समझना पहले। आर्टिकल नंबर 246 में उन्होंने एक शेड्यूल दिया हुआ है दोस्तों, शेड्यूल नंबर कौन सा है, 7। कौन सा शेड्यूल है ये, शेड्यूल नंबर 7। मतलब आर्टिकल 246 में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें से शेड्यूल नंबर 7 टैक्सेस की बात करता है। उसमें दोस्तों उन्होंने 2 एंट्री बना दी, मतलब 2 लिस्ट बना दी। एक कौन सी लिस्ट बना दी, यूनियन, और एक कौन सी लिस्ट बना दी, स्टेट। मतलब जो यूनियन है ना, उसमें कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, सेंट्रल, और जो स्टेट है उसमें कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, स्टेट। दोनों में अंतर समझ आ रहा है। यूनियन में कौन टैक्स चार्ज करेगा, सेंट्रल, और स्टेट में कौन चार्ज करेगा, स्टेट। दोनों एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ना दोस्तों, ये आर्टिकल 246 जो है ना, ये कौन सा आर्टिकल है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, या तो यूनियन या तो स्टेट, दोनों लोग मिलके टैक्सेस नहीं ले सकते। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों लोग मिलके नहीं टैक्स लेंगे, या तो यूनियन लेगा या तो क्या लेगा, स्टेट। तो प्री जीएसटी एरा में क्या था, ध्यान से समझना, फिर हम वापस उस पर जाते हैं। जैसे एक एक्साइज होता था दोस्तों, ठीक है, क्या एक्साइज, नाम सुना है आपने कभी, एक्साइज। एक्साइज का मतलब क्या होता है कि अगर आप गुड्स उस टाइम पे मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी पे करना होता है। अभी वो एक्साइज ड्यूटी आपको किसको देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है ना। कुछ केसेस में एक्साइज ड्यूटी आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होता है। मतलब इस केस में एक्साइज ड्यूटी नॉर्मल केस में कौन पे करता था, किसको पे करना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट को नहीं पे करना पड़ता। फिर एक होता था दोस्तों सर्विस टैक्स। कौन सा, सर्विस। तभी सर्विस टैक्स कौन सा गवर्नमेंट चार्ज करता था, सेंट्रल, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं चार्ज करता। फिर आता था दोस्तों एक वैट। वैट का मतलब क्या होता है कि अगर आप गुड्स को क्या करते हो, गुड्स को अगर आप क्या करते हो, सेल करते हो, ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू एडेड टैक्स होता था। तो वैल्यू एडेड टैक्स कौन लेता था, वो सेंट्रल नहीं लेता था, कौन लेता था, स्टेट। तो बीइंग एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सेलर, एज अ ट्रेडर, मुझे एक ही पर्सन को 3 अलग अलग नंबर लेने पड़ेंगे ना कंप्लायंसेस के लिए। एक एक्साइज का लेना पड़ेगा, एक सर्विस टैक्स का लेना पड़ेगा, एक वैट का लेना पड़ेगा। तो इससे मेरी कंप्लायंस कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और टाइमिंग भी हमारा क्या होगा, ज्यादा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि काम करते, सब कुछ बंद कर देते हैं और एक टैक्स लेके आते हैं, कॉल्ड व्हाट, जीएसटी। समझ आ रहा है ना। तो जो दिक्कतें टैक्स पेयर्स को हो रही है उनको हमें क्या करना है, कम करने के लिए हम जीएसटी लेके आ रहे हैं। तो बात तो अच्छी की इन्होंने, बट सब लोग आने भी तो चाहिए ना साथ में। सब लोग मतलब अभी आप रेवेन्यू को क्या कर रहे हो, अभी आप रेवेन्यू
को क्या करोगे, मर्ज करोगे ना। स्टेट अपना रेवेन्यू किसके साथ मर्ज करेगा, सेंट्रल। सेंट्रल अपना रेवेन्यू किसके साथ मर्ज करेगा, स्टेट के साथ। तो आपने देखा ही होगा, कोई भी बिल आप देखोगे तो उसमें CGST होता है और एक SGST होता है। देखा है ना आपने कभी? यस 2.5%, 2.5%। अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और मान लो गलती से उससे नजर पड़ गई, किस पे, खाने पे नहीं, बिल पे, वो तभी पड़ सकती है जब बिल ज्यादा आया हो। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 2-2.5 हजार में निपट जाएगा, आपका CA में कंप्लीट हुआ मान लो, ठीक है, और बैठे हुए थे सब लोग आपके CA में कंप्लीट करने की राह देख रहे थे, क्योंकि आपने भी कहीं जाके दबोचा था। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस केस में पकड़ लिया आपको, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2,000-2,500 रुपये क्या आएगा, बिल आएगा। मेन्यू वगैरह था नहीं, अदरवाइज देख लेते क्या प्राइस। वो QR कोड वाला सिस्टम था उधर, तो फ्रेंड गया QR कोड स्कैन मारा, फटाफट ऑर्डर मार दिया। ठीक है ना, तो वो तो ऐसे देखने जाए तो गलत बात है ना, ऐसे एडवांस सिस्टम है, पर अपने को तो नुकसान हो गया। 12,000 का बिल आया, कितने का? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2.5 हजार का, और कितने का बिल आया, 12। ठीक है, स्पेशलाइज किचन में गए। कौन से किचन में, स्पेशलाइज। ठीक है ना, तो लोचा हो गया ना, तभी 12,000 पे देना पड़ेगा टैक्स। तो वो जो 5% होता है रेस्टोरेंट में, कितना लगता है, 5%। तो वो बिल में क्या करके देगा, 2.5 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 2.5 किसका, स्टेट। उन्होंने रेवेन्यू को 50-50 इक्वली क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो दोस्तों, तो आर्टिकल 246 में कोई जगह बनता है उनका? क्योंकि आर्टिकल 246 तो किसके बारे में बात करते हैं, या तो स्टेट लेगा या तो क्या लेगा, सेंटर। बट GST में उन्होंने क्या किया, मतलब ये तो ड्यूल मॉडल हो गया ना, दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या करेगी, टैक्सेस चार्ज। तो उन्होंने दोस्तों एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 246A, एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली फॉर विच पर्पस, GST पर्पस। किस पर्पस के लिए, GST के लिए आपने आर्टिकल 246A क्या कर दिया, इंसर्ट कर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और आर्टिकल 246A उन्होंने क्या किया, इंसर्ट किया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कौन सा अमेंडमेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल। ये CA में फाइनल में उन्होंने इस बार पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा लेके आए थे वो लोग, 10। क्योंकि आप नया आर्टिकल इंसर्ट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। अभी जब फाइनल में आओगे तब बताऊंगा कि नॉर्मल अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है। नॉर्मल अमेंडमेंट के लिए मेजोरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 75% आपका क्या होना चाहिए, मेजोरिटी होना। समझ में आ रहा है, बिल नंबर याद रखोगे ना। आर्टिकल 246 ए कैसे इंसर्ट किया उन्होंने, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम हुआ वहां पे, बोले 246 में GST की कोई जगह नहीं बनती है, क्योंकि 246 किसके लिए, एक्सक्लूसिव, दोनों में से कोई एक सरकार लेगी। बट GST तुमने क्या बोला, क्या मीटिंग में क्या डिस्कस करके आए? दोनों भाई मिलके टैक्स लेंगे, ठीक है ना, आधा आधा करेंगे, 2.5 2.5 या जो भी रेट है उसका आधा आधा करेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो पोस्ट GST सारे गुड्स के ऊपर, ध्यान देना सब, सारे गुड्स के ऊपर दोस्तों क्या लगता है, GST लगता है, एक्सेप्ट। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने टांग अड़ाई, स्पेसिफिकली कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सारे गुड्स पे GST लगता है, एक्सेप्ट जो लिखने जा रहा हूँ उस पर GST नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। तो मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा टैक्स कलेक्शन पेट्रोल और डीजल और ATF जो होता है उसके सेलिंग के थ्रू, वेट के थ्रू होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन कौन सी प्रोडक्ट से आता है और कौन सी गुड से आता है, पेट्रोल और डीजल बेच के। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये तो हमारा बहुत बड़ा मेजर रेवेन्यू है, इसको हम शेयर नहीं करेंगे।
इसके अलावा शेयर करना है तो बोलो, अदरवाइज रहने दो। आप अपने रास्ते और हम तो हमारे रास्ते पे है ही। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उन्होंने क्या बोला कि अगर तुमको आना है तो आओ, बट हम एक एक्सेप्शन लेके आएंगे कि ये सारी गुड्स जो हैं वो जीएसटी में नहीं आएंगे। पहले हाँ बोलो, फिर मीटिंग चालू होगी, उस पर बात नहीं होगी। बाद में एजेंडा निकाला ना तो फिर देख लेना क्या होगा। समझ आ रहा है मैं क्या ऐसे डरा दिया? इवन बीजेपी स्टेट जो थी ना, उन्होंने भी बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे नहीं मैं क्या बोला? हाँ सेंट्रल में तो बीजेपी है ना, तो जो बीजेपी ऑन स्टेट है उन्होंने भी ना बोल दिया, बोले हम नहीं आएंगे। बोले वो बात अलग है कि हम भाई भाई है, बट ऐसे नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर पता है कि क्या होता है, फिर तुम लोग पैसा हमें भी नहीं देते, उनको भी नहीं देते। आया समझ में? जैसे गुजरात गवर्नमेंट है ना, तो 100 रुपए का टैक्स का कलेक्शन होता है ना गुजरात गवर्नमेंट का, तो 58 रुपीज सिर्फ वेट में मतलब ये पेट्रोल और डीजल में से 58 रुपीज। तो कौन शेयर करेगा उसका रेवेन्यू? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो 58% पेट्रोल डीजल और एटीएफ बेचने से आता है गुजरात गवर्नमेंट के पास। तो मान लो 1000 करोड़ का टैक्स का कलेक्शन होता है डेली बेसिस पे, तो 580 करोड़ तो सिर्फ किस में से आता है? कौन सी कॉमोडिटी में से आता है? पेट्रोल डीजल और एटीएफ में से ही आता है। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ना बोल दिया, बोले हम लोग नहीं आएंगे। सब लोग यूनियन बना के बैठे हैं उधर, सबके सब सारे के सारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए सामने। यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी अलग अकेले बैठे हुए हैं। क्या करें? मान नहीं रहे। तो उन्होंने एज ऑफ नाउ क्या मान लिया कि कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल का बाद में देखेंगे आपको। ठीक है, पहले आ तो जाओ, ऑन बोर्ड तो हो जाओ, फिर उसका भी हम क्या निकालेंगे, कुछ जुगाड़ निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है पता है, पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट होता है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। इथेनॉल वगैरह डालना पड़ेगा, सब कुछ होगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गया ना। तो इससे क्या होता है पता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाएगा, फिर आप जब बेचोगे तो क्या लगेगा? वेट, मतलब दो बार लागत लगती है। तो इससे पेट्रोल क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। अगर मान लो जीएसटी में पेट्रोल आ जाता है, ठीक है ना, जीएसटी की कैटेगरी में पेट्रोल आ जाता है, तो जो पेट्रोल अभी मान लो आपके ऊपर 95 के आसपास जो मिल रहा है, कितने में? 95 या 100 रखते हैं ना अपने राउंड फिगर, तो 100 रुपीज के आसपास मिल रहा है। आई बेट कि वो नियर टू आपको 73-74 के आसपास मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट वो कभी चांसेस है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट को पेट्रोल पे क्या लाना है, जीएसटी लाना है, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अग्री करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट तो क्या है, इम्पॉसिबल। वोटिंग करने जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों ने आपके खिलाफ वोटिंग किया। आपके परिवार के लोग मतलब जो बीजेपी ऑन स्टेट है, वो भी आपके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है पॉलिटिक्स में। आया समझ में? क्या था आर्टिकल 246 है? उन्होंने क्या बोला कि हम जीएसटी में आते हैं, स्टेट ने ऐसा बोला, स्टेट ने क्या बोला, हम जीएसटी में आते हैं, पर किसको छोड़कर? हम पेट्रोल को नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, डीजल को नहीं कर सकते हैं, फिर एटीएफ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक लीकर को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वाइन वगैरह जो होगा उसको हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। समझ में आ रहा है ना? वाइन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो वाइन पे भी टैक्स ज्यादा होता है दोस्तों। वाइन अगर आप लीकर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उस पर टैक्सेस क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 70-75% टैक्सेस होते हैं। क्यों सर इतना ज्यादा टैक्स? उनका क्या असम्पशन है पता है, कि अगर हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे ना तो लोग पीना बंद कर देंगे। उनका मानना ऐसा है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उनका मानना ऐसा है, ठीक है ना, जो रिप्लाई नहीं करेगा वो सो रहा होगा। मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ, उनका मानना ऐसा है कि जो लोग मतलब
अगर हम टैक्सेस बढ़ा देंगे, जैसे सिगरेट होता है, टोबैको होता है, वो इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि टैक्सेस ज्यादा होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टैक्सेस ज्यादा होने से क्या हो जाता है, सिगरेट या टोबैको महंगा हो जाएगा, तो लोग कम पियेंगे या लोग कम उसको कंज्यूम करेंगे। लेकिन उल्टा होता है इंडिया, महंगी चीज अच्छी होती है। क्या होता है, महंगी चीज क्या होती है, अच्छी होती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो हाँ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, प्लेन में जो यूज होता है वो। एटीएफ का क्या मतलब होता है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब एयरक्राफ्ट में जो यूज होता है। तो अभी इस केस में क्या होगा कि लाइक टोबैको और उन सब पे टैक्सेस इसलिए ज्यादा होते हैं ताकि लोग उसको कम कंज्यूम करें। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एडमिट किया, बोले बहुत जबरदस्त आपका आर्ग्यूमेंट है, बट वो बिल्कुल ही क्या है, बेसलेस है। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि आप लीकर का कोई लीकर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है जो एक हद से ज्यादा लीकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे दिल्ली, राजस्थान। राजस्थान सबसे उसमें हाईएस्ट पे है। ठीक है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लीकर मैन्युफैक्चरिंग में किसका नाम आता है? राजस्थान। दो आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो सच है वो नहीं बताऊं। 8-9 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को नोटिस मारा, बोले तुम लोग थोड़ा कम मैन्युफैक्चरिंग करो ताकि लोग सड़क पे कम दिखे और घर में ज्यादा दिखे। राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है पता है? लीकर को मैन्युफैक्चर करते ही जाते हैं और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि चीफ मिनिस्टर भी पी के आया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी आप समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है 8 आई थिंक Feb 2022 के अंदर उन्होंने नोटिस दिया। बोले तुम थोड़ा लिमिट में करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, ना नहीं है, बट एनकरेज तो मत करो। ये तो एनकरेज करने की बात होगी। मतलब मान लो कि लीकर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है तो उससे स्टेट का राजस्व भी बढ़ता है, राजस्व मतलब रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट बोले सही है यार, अपने को क्या, इकोनॉमी बढ़ रहा है ना आगे, तो बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, रेवेन्यू बढ़ाओ। ठीक है ना? एक अपना टूरिज्म है और एक अपना ये है, दोनों पे अपना क्या रहना चाहिए, फोकस। समझ में आ रहा है ना? तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, किसी ने फाइल किया होगा, पीआईएल फाइल किया और उस चक्कर में नोटिस दे दिया। और उन्होंने ऐसा बोला कि आप गाइडलाइंस इश्यू करो। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इश्यू की कि आपको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या करना है, सब कुछ आया समझ में? ठीक है ना? अदरवाइज तो क्या होगा, मान लो पहले 4 लाइसेंस थे, आपने 8 लाइसेंस कर दिए, तो अभी उससे भी ज्यादा क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वो तो एक लेवल के बाद तो हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये मतलब आपने देखा होगा ना, उसका एड वगैरह भी नहीं होता, लीकर वगैरह का एड नहीं होता, पर ऐसे इनडायरेक्टली वो लोग ऐड करते रहते हैं। आपने भी देखा हो वो म्यूजिक सीरीज, अभी आप उसको बोलोगे ना फोन करके कि चल भेज म्यूजिक सीरीज, तो नहीं भेज पाएगा वो, क्योंकि उसके पास होगी नहीं तो कहाँ से भेजेगा। आया समझ में? तो इनडायरेक्टली सब चलता रहता है इंडिया। जैसे ये ड्रीम 11 है, तो ड्रीम 11 हो गया या मेक माई 11 हो गया, कोई भी फैंटेसी गेम हो गया, तो उसमें वो लोग करवाते हैं तो गैम्बलिंग ही है ना। नाम क्या यूज करते हैं, हम कॉन्टेस्ट करवाते हैं। मतलब ये तो क्या हो गया पता है कि हमने गैम्बलिंग की जगह नाम क्या रख दिया, कॉन्टेस्ट कर। उसमें भी स्क्रिप्टेड ही होता है। क्या होता है, स्क्रिप्ट ही होता है, पहले से उनका स्क्रिप्ट तय ही होता है, सब फॉर्मूला लगा रखे होते हैं। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी ना आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ तो ड्रीम जैसा करना पड़ेगा ना, तब जाके होता है। आया समझ में? 2-3 चीजें और भी हैं, वो आएगा तब मैं बताऊँ। आप लॉजिक समझ रहे हो क्यों पेट्रोल नहीं लाया? दुख क्या था, गवर्नमेंट को क्या दुख था? बोले ये हमारा जिगर का टुकड़ा है, अगर पेट्रोल, डीजल या एटीएफ दे दिया ना तो हम सड़क पे आ जाएंगे, तुम लोग हमको पैसे भी नहीं दोगे। समझ आ रहा है ना? रो रो के पैसे मांगते तब जाके थोड़ा चंदा देते हो। और अगर हमने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ दे दिया ना तो हमारा दाना पानी का वांदे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि देखो, जीएसटी में आना है तो आने के लिए तैयार है, पर ये 5 गुड्स को छोड़कर। मीटिंग से पहले बोल दिया, 5 गुड्स के बारे में बात की, वहां पे बदतमीजी की ना तो देख लेना, उससे बुरा कोई नहीं। आ गया समझ में? ठीक है, तो पेट्रोल डीजल पे नहीं लगे।
नहीं कभी लगेगा, चाहे कितनी भी गवर्नमेंट बदल जाए। क्यों? क्लैश है ना यहाँ पे, तो क्या है, क्लैश। अभी आप सेंटर में बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल पे ला देते हैं यार, इससे क्या होगा पता है, इससे फायदा क्या होगा पता है, इसमें सेंटर का अपोनेंट दिखेगा। हाँ। किसका अपोनेंट दिखेगा? सेंटर का अपोनेंट। तो लोग तो सेंटर की पार्टी को और स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करेंगे ना, बोले ये तो यार जबरदस्त किया सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर का अपर हैंड इतने लेवल से ज्यादा नहीं होनी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में चला गया मैं, बड़ी ध्यान रखना। डन एवरीवन? ठीक है, तो आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 246A आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, नाउ अभी जैसा कि मैंने आपको बताया दैट जीएसटी मींस गुड्स एंड व्हाट, सर्विस टैक्स। मतलब हम टैक्स किसके ऊपर लेंगे? अगर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, सप्लाई। ठीक है, तो अभी कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं वो मैं वन बाय वन बता देता हूँ, ठीक है ना। और कैसे हमें जीएसटी के साथ डील करना है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करें। जैसे सबसे पहला सेशन जो है वो, मतलब जो चैप्टर है वो है क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बोला होता है कि जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल टू क्या होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, इतना लिखा होता है इंट्रोडक्शन में। दूसरा क्या होता है पता है, उसमें उन्होंने डिफाइन किया होता है, क्या डिफाइन किया होता है, लेवी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेवी? तो लेवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेवी का मतलब क्या करना, इम्पोज करना। इम्पोज मतलब किसी के ऊपर टैक्सेस को थोप देना। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसको हम इम्पोज बोलते हैं। तो दोस्तों लेवी किसके ऊपर है, जीएसटी का लेवी किसके ऊपर है? जैसे इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स में लेवी किसके ऊपर है, पर्सन के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, इनकम। फिर हम कलेक्ट किससे करते हैं, पर्सन से करते हैं, बट लेवी किसके ऊपर है, वो तो इनकम के ऊपर ही है। तो सेम वे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में लेवी दोस्तों किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, सप्लाई। बट सप्लाई किसका होना चाहिए वो उन्होंने बताया कि सप्लाई या तो गुड्स का होना चाहिए या तो किसका होना चाहिए, सर्विस का। तो अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है तो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है तो, जैसे मान लो आपने, वो तो इनकम टैक्स हो गया ना, आपने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात की। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं एज अ बिल्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और रेडी प्रॉपर्टी है। रेडी प्रॉपर्टी मतलब रेडी टू मूव है, तो क्या मुझे जीएसटी पे करना है? मैं जो बेच रहा हूँ वो गुड्स है, तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, और जो आप बेच रहे हो वो क्या है, इमूवेबल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो जीएसटी लगता ही नहीं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करवाता हूँ। आपने बहुत सारे होर्डिंग देखे होंगे ऐसे, बिल्डिंग लगा होता है पीछे और फिर लिखा होता है बड़े से राउंड करके नो जीएसटी, ऐसा लिखा होता है ना, ऐसे फ्लैट दिखाया होता है, लेफ्ट साइड हस्बैंड वाइफ का फोटो होता है। प्रॉपर इमेजिन करते हैं ना, देखा होगा ना आपने, याद कर पा रहे हो कि नहीं? एंड राइट साइड भी रखा होता है नो जीएसटी। अरे भाई लगता ही नहीं है तो कहाँ से जीएसटी, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, और तुम क्या बेच रहे हो, इमूवेबल। तो लगने का कोई सवाल ही नहीं था, तो तुमने तो ये तो फालतू में स्कीम बनाया ना, ये क्या बनाया है, स्कीम बनाया ये, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे कि उपभोक्ताओं को क्या किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है ऐसा। ऐसा करेंगे ना, यू आर ट्राइंग टू स्क्रिप्ट द ट्रांजेक्शन। अरे जीएसटी लगता ही नहीं था तो कहां से तुम लोगों ने ये स्टिकर लगा के, ठीक है। तो सर कुछ केसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी जीएसटी लगता है, बट प्रोवाइडेड वो अंडर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसे तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर का कॉन्सेप्ट है, बट मैं फर्स्ट लेक्चर में समझा देता, आपको समझ आ जाए। सिर्फ फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बिल्डर है, ठीक है, क्या नाम रखते हैं इसका, एबीसी डेवलपर। और यहाँ पे एक
सीए में भाई साहब हैं, ठीक है ना, वो गए किसके पास, एबीसी डेवलपर के पास, ठीक है ना, बोले हमें क्या चाहिए, ऑफिस। अभी ये जो प्रॉपर्टी लेने के लिए गए ना, वो प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब उसको बनने में क्या लगेगा, टाइम। दिसंबर 2024 तक वो प्रॉपर्टी बनके तैयार हो जाए। बट सीएम ने बोला कि नहीं, प्रॉपर्टी जो है वो अभी बुक कर दो, बाद में जब होगा तब देखेंगे। तो प्रॉपर्टी बुक कर दिया, और आपने क्या ले लिया दोस्तों, उसका जो अलॉटमेंट लेटर था वो आपने, मतलब बिल्डर ने साइन करके आपको दे दिया। तो अभी इस केस में क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हुआ है, ऐसे देखने है तो हुआ है, बट अभी नहीं हुआ है, वो कब होगा, फ्यूचर में। बट राइट नाउ जो बिल्डर होगा वो अभी किसके लिए कंस्ट्रक्शन करेगा, राइट नाउ बिल्डर जो है वो अभी खुद के लिए कंस्ट्रक्शन करेगा कि ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। एंड देयर आर सो मेनी मेंबर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी तभी बाई की होगी। तो इन दैट केस आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो फिर जीएसटी देना पड़ेगा, घुमा फिरा के ला दिया ना जीएसटी। बट अगर मान लो रेडी टू मूव होता तो, जैसे बिल्डर ने 1000 फ्लैट की स्कीम निकाली, कितने फ्लैट की, 1000, उसमें से 600 फ्लैट ही बिके, और अभी वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आ गया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब अथॉरिटी जो होती है ना, वो आपको आके कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी कि आपका प्रॉपर्टी बिल्कुल एज पर जो आपने हमें प्लान दिया था उसके अकॉर्डिंग है। बीयू परमिशन भी आ गया है। बीयू परमिशन मतलब बिल्डिंग यूज परमिशन, बिल्डिंग को यूज भी तो करना होता है ना, सब ड्रेनेज लाइन होता है, वाटर लाइन देखना होता है, ऐसा नहीं कि खेत में 10 माले का बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो उधर कोई ड्रेनेज लाइन डालने नहीं आएगा, ठीक है। तो बीयू परमिशन भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अभी 1000 फ्लैट में से 600 फ्लैट ही बिके, 400 फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है। तो वो जो 600 फ्लैट्स होगा उस पे जो जिन लोगों ने पेमेंट किया होगा उस पे लगेगा जीएसटी। अभी मान लो 400 फ्लैट्स हैं जो बिल्डर के पास पड़े हैं, और अभी मान लो कोई बाहर आता है और आप अभी बेचते हो तो क्या जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आप क्या बेच रहे हो, आप सर्विसेज बेच रहे हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन की, रेडी टू मूव। तो वो जो होर्डिंग लगा होगा वो किसका होगा, रेडी टू मूव का होगा, तभी वो नो जीएसटी वाला क्या चिपकाया होगा, स्टिकर चिपकाया होगा ना। अदरवाइज तो क्या होता है, मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तो वो जीएसटी एकदम कोने में डाला होगा कहीं, वो होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, टैक्सेस एक्स्ट्रा, छोटा लिखा होता है। आपको होर्डिंग पे कैसे दिखेगा, समझ में आ रहा है, देखने के लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा बिल्डिंग। क्लियर। तो सर बुकिंग करवाएंगे तो बिल्डर जो है वो मुझसे करके गवर्नमेंट को नोटिस देगा कि इतना वो हो गया, क्या अपने अकाउंट्स में दिखाएगा कि ये फ्लैट बुक वो तो आप जब अलॉटमेंट लेटर लोगे, पेमेंट भी तो चेक से लोगे ना, तो वो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। अभी मान लो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो गवर्नमेंट को थोड़ी ना सपना आएगा कि आपने ट्रांजेक्शन किया, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट, आपको टैक्स पे करना है तो गवर्नमेंट आपको आके बोलेगी कि देखो मेरे अकॉर्डिंग इतना टैक्स हुआ, क्या आपको खुद फाइलिंग करना है, खुद फाइलिंग करना है। और मान लो हम आ भी जाएं तो इंडिया में तो कितने सारे लोग, किन किन लोगों से हम क्या लेंगे, टैक्स लेते हुए चलेंगे, समझ आ गया। दूसरा लेवी हो गया, फिर दोस्तों क्या होता है, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स रेट्स। आपने बता दिया कि जीएसटी लगाएंगे, किस पे लगाएंगे वो भी बता दिया, बट कितना लगाएंगे वो नहीं बताया। तो आपको जब गुड्स खरीद रहे हो तब पता होना चाहिए ना, कि खरीद लोगे उसके बाद पता चलेगा, जब खरीद रहे हो तभी पता होना चाहिए। तो जीएसटी के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं दोस्तों, उन्होंने 4 फ्लो रेट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक आपको दे रखा है, सॉरी, एक आपको दे रखा है 5% का, एक आपको दे रखा है 18% का, एक आपको दे रखा है कितना, 28%। आया समझ में, ये 4 फ्लो रेट्स हैं जो कॉमन है, ओके, तो ये ध्यान रहे। एंड लास्ट में आता है दोस्तों क्या, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, कलेक्ट। तो हमने पहले क्या कर दिया, लेवी किया, फिर हमने चार्ज डिफाइन किया, फिर हमने क्या किया दोस्तों, कलेक्ट। तभी हम कलेक्ट किससे करेंगे, कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। कस्टमर दे पाएगा हमें जीएसटी, कस्टमर तो दोस्तों किसको जीएसटी पे करेगा,
जो कस्टमर होगा वो तो जीएसटी किसको पे करेगा? सप्लायर को पे करेगा ना। बाद में सप्लायर किसको पे करेगा दोस्तों? तो सप्लायर किसको देगा? नहीं समझे? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एज अ कस्टमर, देख वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आप गए, 12,000 रुपए का बिल हुआ मान लो, तो 12,000 का 5% करोगे तो 600 होगा ना। तो वो 600 मैं जाके डायरेक्टली गवर्नमेंट को दूंगा कि मैं वो रेस्टोरेंट ओनर को दे दूंगा, फिर बाद में रेस्टोरेंट ओनर आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। प्लस सर नहीं करवाएगा तो वो उसका अलग देखेंगे ना। अभी तो ये मान, ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा ना। अभी तो ये मान के चलेंगे ना कि वो दे देगा। तो गवर्नमेंट किसको जानता है? कस्टमर को जानता है कि सप्लायर को? जब कलेक्शन की बात आती है तो किसको जानता है? सप्लायर। सप्लायर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। However, the government is given a right to the supplier to transfer the burden of the tax. सप्लायर को बोला ना, मैंने क्या बोला, वो थप्पड़ वाली बात बताई ना। सप्लायर को थप्पड़ मारा, गवर्नमेंट ने बोला दिल पे मत दे, तू आगे मार ले, बदला ले ले। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सप्लायर किससे टैक्स कलेक्ट करके देगा? पर मान लो सप्लायर भूल गया टैक्स लेने से, तो गवर्नमेंट को जाके ऐसा बोलोगे, आखिरी मौका दे दो, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ऐसा ऐसा करोगे अब, ये छोटे बच्चों जैसा करना है वहां पे तो वो क्या बोलेगा कि तूने टैक्स नहीं लिया तो अभी तू खुद भर। बोले सर वो दे ही नहीं रहा है। बोले मैं उसको नहीं जानता हूँ, तू अपने जेब से निकाल के। ठीक है ना? तो हमेशा जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेस प्राइस जो अब आप कोट करते हो तो उसमें आपको एक कंडीशन और डाल देनी है, टैक्सेस एक्स्ट्रा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्स्ट्रा। एक क्लॉज हमेशा डाल देना है। अभी मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे तब वो सर्विस एग्जाम थी या वो गुड्स एग्जाम था, बट जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई तो वो टैक्सेबल हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तो आप क्या सोच रहे थे, बोले एग्जाम पे फालतू क्यों लिखना, और बाद में वो टैक्सेबल हो गया, तो सीन हो गया ना आपका। तो इट इज बेटर कि एग्जाम हो या टैक्सेबल हो, आपको ऑलवेज एक कंडीशन अपने सेफ साइड के लिए रखनी है कि आपको अगर कोई एडिशनल टैक्सेस या तो एडिशनल ड्यूटीज पे करने की जरूरत पड़ी तो वो हम किससे रिकवर करेंगे? कस्टमर से हम क्या करेंगे? रिकवर। समझ आ गया? ठीक है। तो पहले ना आप एक काम करिए, ये वाला पार्ट लिख लीजिए, ये वाला ही सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल वाला। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और नोटबुक अलग बनाइएगा, ठीक है ना, आईडीटी का। ऐसा नहीं कि चारों सब्जेक्ट का सर एक ही बुक है। हम रजनीकांत के फॉलोअर हैं, ठीक है ना।
हो गया? कंप्लीट? तो स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखना, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन का बात, फिर एक और चैप्टर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसका ठीक है ओरल डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर होगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करता है? सीधा कस्टमर से लेता है कि फिर वो जो सप्लायर होगा उससे? सप्लायर। तो वो जो भी सप्लायर होगा ना, उसको कंपलसरी, अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है, तो आपको कंपलसरी नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। जैसे नॉर्मली ये है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, अगर आपका कौन सा टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर। गुड्स के अंदर उन्होंने 40 लाख बताया हुआ है, तो अगर आपका टर्नओवर कितने से ज्यादा हुआ? 40 लाख। कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, स्पेसिफाइड स्टेट्स मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उस केस में 20 लाख से ज्यादा होगा, तो आपको जीएसटी नंबर के लिए क्या करना है? अप्लाई करना है। अभी आपको जीएसटी नंबर के लिए क्या करना है? अप्लाई करना है, अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस कर गया है तो। जैसे आपका टर्नओवर 60 लाख रुपए पहुंच गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना ही चाहिए, कभी भी रेट बढ़ेगा फिर, ठीक है ना। तो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख को क्या कर चुका है? क्रॉस कर चुका है। कुछ केसेस में दोस्तों कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। कौन सा रजिस्ट्रेशन? कंपलसरी। ध्यान देना सब लोग, थोड़ा मैं आपके रिलेटेड बात करूंगा। कंपलसरी मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, फिर भी आपको कंपलसरी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। जैसे क्या होता है कंपलसरी नंबर लेने के लिए? उन्होंने बोला इको। ये क्या होता है इको सर? इको का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इको मतलब इंडिया में कौन से ऐसे इको है? अमेजोन हो गया, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है ना, फिर जितने भी है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, कोई भी वाला है जो पूछता है ना खाना खाया है या नहीं, आता है ना रोज शाम को, आपको पता ही है। मतलब ये बदतमीजी कर रहे हैं ना, खाना खाया है नहीं। मेरा लाइफ है, मैं खाऊं ना खाऊं तो देखे। रोज 8 को मैंने पहले यूज करता था, तो रोज 8 बजे उनका फिक्स होता था, खाना खाया है या नहीं। तो मुझे लगा घर से मैसेज हो गया, फिर पता चला घर से मैसेज नहीं, ये तो स्विगी वाला मैसेज है। अनइंस्टॉल मार दिया उसी दिन से, ठीक है ना। समझ आया ना मैं क्या बोल, इतना पर्सनल होने की क्या जरूरत है? जोमेटो हो या स्विगी हो, तो उसकी तरह रहो ना, ठीक है। तो अमेजोन हो गया, फिर फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर क्या हो गया? अर्बन, अर्बन क्लैप है ना, पी है ना, ठीक है ना, अर्बन क्लैप हो गया, ठीक है। फिर कौन हो गया? इस भाई की दिली ख्वाहिश है, ठीक है, इसलिए हमने अलग से रखा हुआ है मीशो। आई थिंक उसका लोगो का कलर भी यही है, ठीक है ना, कोइंसिडेंस हो गया। कुछ मंगवाया था क्या तुमने? ठीक है, तो अभी मान लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो होते हैं दोस्तों, इन पे जो सर्विस देने वाले या जो गुड्स बेचने वाले होते हैं, वो क्या यही लोग होते हैं कि कोई और थर्ड पार्टी होती है? थर्ड पार्टी। तो उनको कंपलसरी नंबर लेना पड़ेगा, इवन इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख। तो मान लो आपने छोटा मोटा दुकान खोला था और आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से सामान बेचते हो, आपका टर्नओवर 5 लाख मुश्किल से पहुंचा है, तो क्या आपको नंबर लेने की आवश्यकता है? आप क्या बोलोगे? 40 लाख से ज्यादा नहीं है मेरा टर्नओवर। गवर्नमेंट बोले देखो ये नहीं चले, आपको नंबर तो क्या लेना है? कंपलसरी नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि कंपलसरी नंबर लेना है, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि टर्नओवर क्रॉस करना है तब लेना है। जैसे एक नाम होता है दोस्तों, एक होता है जैसे सीटीपी,
एंड एक होता है एनआरटीपी। चिंता मत करना, सब आगे बहुत डिटेल में आता है, सिर्फ सुनना। अभी मैं इसलिए ओरली समझा रहा हूँ क्योंकि एज एंड व्हेन जब बहुत बड़ा चैप्टर आएगा तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सीटीपी का मतलब क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड एनआरटीपी का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब होता है? मान लो कि कोई फॉरेन सिंगर है, ठीक है ना, फॉरेन सिंगर है इंडिया में, उसका कोई लाइव इन कंसर्ट है, उसके लिए वो इंडिया में आया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी इंडिया में आएगा, गाना वाना गा के वापस जाएगा। आया तो गवर्नमेंट बोले देखो गाना करना है गाना करो, डांस करना है डांस करो, जो करना है करो, बट हमको क्या चाहिए? जीएसटी। समझ में आया ना? हमें कोई पास पास नहीं चाहिए तेरे, हमें क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए, जीएसटी निकाल। समझ में आ गया? तो उसको क्या करना, वो परमानेंट रेसिडेंट है इंडिया का, उसका कोई ऑफिस होगा इंडिया में? नहीं। तो वो जब इंडिया में आएगा ना तो उसको पूछेंगे किस लिए आया? बोले गाना गाने के लिए। तो आपने मस्ती मस्ती चल गा के दिखा। बट उसको बोलेंगे ना कि गाना गाने के लिए आया, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तब नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो जीएसटी नंबर होता है ना वो आपके पैन कार्ड बेस्ड होता है। मतलब जो जीएसटी नंबर आप इश्यू करते हो ना आप, वो पैन बेस्ड होता है। क्या होता है? पैन बेस्ड। मतलब ये तो इनकम टैक्स और जीएसटी भाई भाई हो गए। मतलब जो भी आपका जीएसटी वाला टर्नओवर होगा, इनकम टैक्स वालों को मालूम होगा। मान लो आपका 8 करोड़ का जीएसटी वाला टर्नओवर है और 4 करोड़ का इनकम टैक्स वाला टर्नओवर, तो इनकम टैक्स वाला आके क्या बोलेगा? हमारे छोटे भाई को तो तुमने 8 करोड़ बोला और हमें कितना बोल रहे हो? 4 करोड़। ये तो दोगलापन हो गया ना। एक जगह 8 करोड़, दूसरी जगह कितना? 4 करोड़। तो अभी तो इंटरलिंक हो गया ना, पैन कार्ड बेस्ड हो गया। तो ये जो फॉरेन सिंगर आए हैं इंडिया में, ठीक है ना, फॉरेन सिंगर इंडिया में आए हैं, उनके पास होगा पैन कार्ड नंबर? नहीं। तो क्या छोड़ दे? नहीं। तो उनके पास होगा ना क्या? पासपोर्ट। उस पर ही हम जीएसटी नंबर इश्यू करते हैं। और टेम्पररी नंबर होगा, क्या होगा? परमानेंट होगा कि टेम्पररी? उसके पूछेंगे कितने दिन में गाना खत्म होगा तेरा? बोले 1 महीने हो जाएगा। तो बोले तेरा नंबर 1 महीने तक क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। दूसरा तो क्या होता है पता है? उससे एडवांस टैक्स देते हैं। लॉ में ये लिखा हुआ है क्या? चल एडवांस में टैक्स नहीं। बोले नहीं है पैसा तो वापिस अप्लाई करो। मतलब ऐसा गुंडागर्दी नहीं होता है, पर आपको लॉ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉ में ये नहीं बोला कि फ्लाइट में भेज दो इसको वापिस। बट वो लोग कौन से बेसिस पे टैक्स लेते हैं? एडवांस। तो 1 महीने का आपका गाने का प्रोग्राम था, तो 1 महीने में गाने का सब कुछ खत्म करो। टैक्सेस तो हमारे पास पहले आ गया, हिसाब किताब बाद में देखेंगे। बोले सर 15 दिन का एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन हमसे पूछने का कि 15 दिन का एक्सटेंशन क्यों किया? क्योंकि उसका भी एडवांस देने का ना फिर। जो 15 दिन का एक्सटेंशन लिया उसका भी क्या देने का? एडवांस। अभी नॉर्मली क्या होता है, आप जीएसटी नंबर लेते हो ना, अभी तो गवर्नमेंट बहुत उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया। जीएसटी नंबर इश्यू करने में वो लोग बहुत क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, फिर आपको क्या देते हैं? जीएसटी नंबर देते हैं। बाकी पहले के टाइम पे जब नया नया आया था तो वो लोग जीएसटी नंबर, आपने अप्लाई किया तो आपको जीएसटी नंबर मिल ही जाता था 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। हमने एक कंपनी का अप्लाई किया, हमारी कंपनी का 3 महीने से अभी तक नंबर नहीं आया। 2 बार तो ऑफिसर चक्कर काट चुका है, फिर भी अभी तक नंबर दिया नहीं, क्योंकि फेक नंबर्स बहुत सारे हो गए इंडिया में। जैसे मैंने एक नंबर के लिए अप्लाई किया था, क्लाइंट ने मुझे डेटा दिया, तो उसके मतलब वो बोल रहा था 8 फ्लोर पे, मतलब रेंट डीड जो था ना, रेंट एग्रीमेंट था, तो उसमें 8 फ्लोर लिखा हुआ था। तो 8 फ्लोर सो एंड सो ऑफिस, एड्रेस भी लिखा हुआ था। समझ रहे हो? और मैंने पैन कार्ड नंबर पे वो रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दिया कि दिस इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर फ्रॉम वेयर ही इज डूइंग हिज बिजनेस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तब पता चला बिल्डिंग ही 5 माले का था। बिल्डिंग ही कितने माले का था? 5 माले का बिल्डिंग था। और वो कितने माले का बोल रहा है? 8वें माले में उसका बिल्डिंग है। कहाँ पे? हवा में है क्या? ऐसा कौन सा बिल्डिंग है बता जरा। क्या शीश महल बनाया है क्या? आसमान में 8वें वाले में बिल्डिंग है। तो अभी वो लोग क्या मांगते हैं? सिर्फ रेंट एग्रीमेंट से नहीं चलेगा। रेंट एग्रीमेंट, लाइट बिल, म्युनिसिपल टैक्स बिल। तो इससे क्या होता है? एडिशनल रेफरेंस मिलेगा ना। अभी मान लो अभी लाइट बिल आता होगा तो वो तो 8वें फ्लोर का थोड़ी आता होगा,
उसने मीटर लगाया नहीं तो 8वें फ्लोर में कहाँ से आएगा? म्युनिसिपल टैक्स बोले बिल्डिंग ही 5 बोलेगी तो 8वें वाले का म्युनिसिपल टैक्स बिल कैसे आए? समझ में आ रहा है? और अगर फिर भी उसको डाउट है ना तो वो इंडेक्स कॉपी मांगते हैं। कौन सा कॉपी? मतलब रजिस्टर ऑफिस में जो होता है ना वो कॉपी मांगते हैं। और अगर फिर भी डाउट होता है तो फिर अगर आपने रेंट पे लिए तो वो जो ओनर होता है ना उसका क्या मांगेगा? आधार कार्ड मांगेगा और फिर बाद में आपको नंबर इशू करेगा। वो आईटीसी चैप्टर आता है उसमें बहुत झोल झपाटे किए लोगों ने। मतलब लॉटरी सिस्टम खोल रखा था गवर्नमेंट ने 2017 से लेकर 2019 तक। ठीक है, फिर बाद में ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया? चेंजेस किए। नंबर थ्री होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर 3 चैप्टर है, ध्यान देना सब लोग। एक होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, एंड एक होता है टाइम ऑफ सप्लाई। ये 3 अपने आप में अलग अलग चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो? और ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? कितने मार्क्स का आता है? 15 से 20 मार्क्स। तो पहले तो आपको ये समझा देता हूँ कि सप्लाई जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सप्लाई होते हैं 2 टाइप के। एक होता है कौन सा? एक कौन सा सप्लाई होता है? इंटरेस्ट। और एक सप्लाई जो होता है वो कौन सा होता है? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है कि जो सप्लाई हुआ है विद इन क्या हुआ है? विद इन स्टेट। मतलब कौन से स्टेट में हुआ है? कौन से स्टेट में हुआ है? सेम स्टेट। बट इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वो कौन सा वाला सप्लाई है? आउटसाइड स्टेट। जैसे मान लो कि आपने गुड्स जो हैं वो अहमदाबाद से कहाँ पे भेजे? अहमदाबाद से बड़ौदा। तो ये कौन सा सप्लाई होगा? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट से। बट अगर वही गुड्स आपने मान लीजिए कि अहमदाबाद से पुणे ट्रांसफर किए तो ये कौन सा स्टेट सप्लाई हो जाएगा? इंटर स्टेट। तो सर क्या फर्क पड़ता है इंटर स्टेट और इंटर स्टेट से? इंटर स्टेट सप्लाई जो होता है ना उसमें जो जीएसटी का रेट होता है वो आपको हाफ करना पड़ता है। तो मान लो जीएसटी का रेट उसके लिए 18% था, तो इंटर स्टेट सप्लाई में सी जीएसटी में कितना लगेगा? 9%। एंड एस जीएसटी में कितना लगेगा? 9। बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा ना तो आपने शायद बिल में कभी देखा हो तो आईजीएसटी लिखा होता है। अमेजोन से कभी सामान मंगवाया तो उसमें आईजीएसटी होता होगा, समझ रहे हो? तो आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? आईजीएसटी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड, क्या नाम है उसका? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे। तो अभी आईजीएसटी कितना लगेगा? 18%। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आईजीएसटी कितना लगाएंगे हम लोग? 18%। पर अगर मान लो इंटरेस्ट रेट हुआ तो हाफ 9%। 9% हमें क्या करना है? हाफ करना है। समझ आ रहा है? ठीक है। अभी ना मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में, इसका डिस्कशन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कर पाएंगे, बट एमसीक्यू में 110% ये लोग पूछ सकते हैं। जैसे कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना दोस्तों, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका अपना एक नेचर होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका अपना एक नेचर, मतलब कैसे नेचर होता है सर? उसका एक नेचर ये होता है, या तो वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है, या तो वो कौन सा टैक्स होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी है ना वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, वो कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, थोड़ा ओरली में समझा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा, ये तीनों पार्ट को भी। ये अभी ओरली तो मैं समझा दूंगा कि ये 3 चैप्टर में पढ़ने कौन से। देखो जब सब जगह सप्लाई क्या है? कॉमन। बट इस चैप्टर में हम क्या निकालेंगे? वैल्यू। बोले सर वैल्यू क्या है? दिख रहा है वैल्यू, ले लो, मल्टीप्लाई कर दो रेट। ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो लोग फ्री में क्या दे देते हैं? प्रोडक्ट से, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। जैसे आपने देखा होगा वाउचर्स वगैरह इशू करते हैं, कूपन इशू करते हैं। मान लो 50,000 का सामान लिया, 5 लाख का असेट गिफ्ट में दिया,
गवर्नमेंट ये जबरदस्त 50,000 के सामान पे 5 लाख का गिफ्ट दे रहे तुम। हम आए थे तब तो नहीं दिया था, समझ रहे हो? ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, प्लेस। क्यों सर प्लेस का क्या फर्क पड़ता है? प्लेस क्यों डिसाइड करना है? कौन सा स्टेट है? फिर कौन से स्टेट में सप्लाई हुआ है वो पता करना पड़ेगा ना। सर पता क्या करना है, उसमें 50-50% देना है। 50 सेंट्रल, पर सेंट्रल तो एक ही है ना, स्टेट कितने हैं? बहुत सारे। तो स्टेट वाले अंदर अंदर झगड़ेंगे, बोले कौन सी जगह पे सप्लाई हुआ, वो प्लेस तो बताओ तुम। बोले निकला था अहमदाबाद से, डेस्टिनेशन हुआ पुणे में, तो कौन सी सरकार टैक्स लेगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स देगी, क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ना, तो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स को एंजॉय करेगी? महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलता हूँ? ठीक है। तो सर ये तो इस केस में तो ऐसा ही होगा ना कि जो स्टेट ज्यादा बाय कर रहा होगा उसके पास जीएसटी का कलेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्टेट ज्यादा बाय कर रहा है मतलब वो इंडस्ट्री बेस्ड स्टेट हो सकता है, वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी। तो अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली वो सेल भी वहां से ज्यादा ही करता होगा ना। समझ में आ रहा है ना? फिर होता है दोस्तों टाइम। टाइम का क्या मतलब होता है कि एक टाइमिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सप्लाई कौन से टाइम पे होगा। अभी तुम 8 महीने 9 महीने तक ट्रांजेक्शन को पकड़ के बैठे रहोगे, थोड़ी चलेगा। जैसे जीएसटी के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस दिन आपके फैक्ट्री से आपका सामान निकलता है उसी दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? इनवॉइस। उसके बाद ही गुड्स निकलेगा। और बहुत ऐसा है तो पहले इनवॉइस निकालो फिर गुड्स निकालो। ये लॉ में लिखा हुआ है क्या कि जिस दिन सामान आपकी फैक्ट्री से निकलता है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस रेडी होना चाहिए। तो इनवॉइस इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू कलेक्ट द टैक्सेस। मतलब मान लो आपने इनवॉइस इश्यू किया, मतलब इसका मतलब आपने एडमिट कर लिया ना कि मैंने सप्लाई कर दिया है, हाँ है ना? तो आपको टैक्स कब पे करना पड़ेगा? नेक्स्ट मंथ में इमीडिएट क्या करना है? पे करना है। एक और बात बताता हूँ, जैसे आपने शायद नाम सुना हो उसका, ई वे बिल। क्या होता है ई वे बिल? सुना है ना? वो लास्ट चैप्टर है अपना, लास्ट नहीं आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर है, 4-5 पेज का चैप्टर है, बहुत इजी है, बट अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बात करें। ई वे बिल मतलब क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल एंड इज वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कि जो लोग टैक्सेस को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं या इवेड करते हैं, उनको हम इस तरह से ट्रैप कर सकते हैं। जैसे कोई भी गुड्स निकलता है, ठीक है, कोई भी गुड्स कहाँ से निकला है, कहाँ से जा रहा है, अगर उसको ट्रेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल जनरेट कराना पड़ेगा। तो ये मान लो ब्लैक का माल है, तो जा तो सामान ट्रक से ही रहा होगा ना। तो अभी हर ट्रक ड्राइवर को जब भी वो कोई सामान कैरी कर रहा होता है बल्कि नेचर का, छोटा मोटा हाउस होल्ड वाले की बात नहीं कर रहा, मान लो एक छोटा वो टाटा एस की है छोटा हाथी, उसमें 2 फ्रिज रखा है, एक टीवी रखा है, ठीक है ना, आसपास का वो जो घर बकरी था वो रखा हुआ है, और ऑफिसर ने खड़ा रख दिया और ईवे बिल मांग रहे हैं। वो सर पे मारेगा ना तभी लगा, बोले देखो वैसे भी लोड चल रहा है लाइफ, ठीक है ना, तीसरी बार घर चेंज करो 4 महीने में, उसमें भी तो क्या मांगने आ जाता है? अभी बताओ ईवे बिल, ठीक है। तो मान लो बड़ा ट्रक होगा तो मांगना पड़ेगा। 60-70 लाख का गुड्स है, तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि 60-70 लाख का गुड्स है, उसका आपने इनवॉइसिंग प्रॉपर किया है, आप ट्रांजिट में लेके जा रहे हो तो उसके लिए आपने ईवे बिल जनरेट किया है। अगर नहीं किया होगा तो क्या होगा बताएं? नहीं किया होगा तो सेक्शन 129 जो जीएसटी का है उसमें आपके गुड्स क्या होंगे? सीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सीज। और जो टैक्स होगा उसका 200% क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी। टैक्स का 200 बोला मैं, वैल्यू का 200 नहीं। तो टैक्स मान लो 18% है, तो 36% पेनल्टी प्लस 18% क्या देना पड़ेगा? टैक्स। 54% का पेमेंट करना पड़ेगा। समझ आया? 200% में किसका बोला? वैल्यू का कि टैक्स का? टैक्स। और बहुत ज्यादा नाटक करोगे तो गुड्स कॉन्फिस्केट भी हो सकता है। कॉन्फिस्केशन मतलब तो थोड़ा सीरियस एक्ट हो गया ना। जैसे मैं कस्टम्स में आपको बताऊंगा कि 3 वर्ड होता है। एक होता है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब लाइटर एक्ट है, लाइटर मतलब छोड़ देंगे आपको जल्दी। सीजर मतलब मीडियोकर एक्ट है, एंड कॉन्फिस्केशन मतलब गया। सबसे स्ट्रिंजेंट एक्शन कौन सा होता है?
कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त कर लेना। क्या करना? जब्त कर लेना। तो आपके गुड्स क्या हो चुके हैं? मान लो एयरपोर्ट पे कोई पैसेंजर नारकोटिक्स लेके आया, ड्रग्स लेके आया, तो वो सीज होगा क्या? सीधा कॉन्फिस्केट होगा? कॉन्फिस्केट ही होगा ना। बोले डिटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, बाद में आके लेके जाओ, ठीक है ना। ऐसा हम करेंगे नहीं। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ई वे बिल में लोग क्या करते हैं, ई वे बिल में क्या होता है कि नॉर्मली एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचना हो। तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में लोग क्या करते हैं पता है? जैसे क्या होता है, एक ट्रक का लिमिट ये होता है कि एक दिन में 200 किलोमीटर तक वो ई वे बिल में जा सकते हैं। तो कुछ ट्रक ड्राइवर हैवी ड्राइवर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में 200 क्या 400 किलोमीटर का भी ट्रिप मार देते हैं। तो वो लोग है ना एक ही ई वे बिल में 2 बार ट्रिप करते हैं। एक ही ई वे बिल में कितनी बार? 2 बार। तो दूसरा ट्रिप होगा, उसमें कौन सा वाला माल जा रहा होगा? ब्लैक वाला। नहीं समझे? आपको बाद में समझ आएगा, अभी थोड़ा जीएसटी के अंदर घुसोगे ना तब पता चलेगा। समझ रहे हो? एक तो आपने निकाल दिया, एक किस में निकाल दिया? व्हाइट में निकाल दिया। दूसरा तो अभी ई वे बिल तो वैलिड ही होगा ना, 24 घंटे की वैलिडिटी है उसकी, और 24 घंटे में 200 जाने का 200 आने का 400 किलोमीटर। वो क्या करेगा पता है? 200 जाके भी आ गया, 3 घंटे में पहुंच गया वहां पे, और वापस तो खाली आना था ना, 2.5 घंटे में पहुंच गया, फिर वापस सीधा से भर के जाएगा। तो वो पहले वाला ई वे बिल तो वैलिड ही होगा ना, ठीक है ना। तो वो ब्लैक में आप माल निकाल सकते। तो अभी गवर्नमेंट ये करने जा रही है, आप फाइनल में आओगे तब तक हो गया होगा कि आपका ई वे बिल RFID के साथ वो लोग लिंक कर, RFID मतलब फास्टैग के साथ। समझ में आ रहा है ना? तो अभी क्या होगा, वो जो ट्रक है वो किसी ना किसी टोल टैक्स से तो होता हुआ गुजर ही रहा होगा, तो वो जो ई वे बिल है वो सीधा आपके RFID के साथ क्या होगा? लिंक होगा। तो पता चल जाएगा कि अभी सुबह तो इस टोल टैक्स से निकला ना, वापस क्या आ गए थे। आया समझ में? तो 2 बार नहीं निकलोगे। फिर उसमें भी जुगाड़ तो लोग निकाल ही लेंगे, बोले सर अपने विदाउट टोल वाला रोड पकड़ेंगे, गलियों गलियों वाला। समझ में आ रहा है ना? जिसमें मोड़ क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ऐसा भी होता है। मेरा एक फ्रेंड है कमिश्नर, उसने क्या किया था पता है? उसको पता चला कि एक ट्रक वाला ऐसा कर रहा है, 3-4 लोग ऐसे थे, और ज्यादातर कौन से लोग ऐसा करते हैं? वो गुटखा वाले, पान मसाला केनी वाले, वो विमल होता है ना, वो बोलो जुबा केसरी वाला, उसका 70% कट होता है, 70% में घुस जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं पता है? जो ऑफिसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ट्रक के नीचे GPS लगा देते हैं। उनको पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया, ट्रक के नीचे क्या लगा दिया? GPS। 9-10 हजार का GPS आता है यार। और GPS इसलिए नहीं लगाते हैं कि पकड़ के पेनल्टी लेंगे, GPS इसलिए लगाते हैं कि पकड़ के तोड़ करेंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वो उसका चक्कर अलग होता है, उसका अपना हिसाब उसका अलग होता है। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे तो मुझे और भी चैप्टर्स आपको डिस्कस करने थे, बट टाइम नहीं है अपने पास। 2 बड़े चैप्टर और हैं, ITC, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एग्जम्पशन। ओके, वो हम बाद में रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे हम तब इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे किसका? सप्लाई की डेफिनेशन। देखो सप्लाई की डेफिनेशन 3 लेक्चर तक चलेगी। कितने लेक्चर तक? 3 लेक्चर तक सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि सप्लाई एग्जैक्टली किसको बोलते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सप्लाई मतलब क्या, आपने बेचा उसने पैसा दिया, बात खत्म करो। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में हमें कुछ सप्लाई की कैटेगरीज को डिफरेंट वे में भी देखना हो। ठीक है, वो आएगा तब देखेंगे, बट अभी के लिए ये फाइल में शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। इनवॉइस जनरेट करने पर लगता है या सप्लाई करने पर? सप्लाई होगा फिर ही तो इनवॉइस जनरेट होगा। सप्लाई बाकी और इनवॉइस ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा कौन करेगा? आपने सप्लाई नहीं किया और इनवॉइस जनरेट कर दिया, ऐसा कोई करेगा नहीं ना। नॉर्मली इनवॉइस आप कब जनरेट करते हो? जब व्हेन द गुड्स आर डिलीवरी उसका होने ही वाला है या अबाउट टू डिलीवर है, तो आप इनवॉइस जनरेट कर ही दोगे ना। कोई डाउट है? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। देखो जीएसटी और कस्टम्स अपने आप में बहुत इजी मतलब एक्ट बोल सकते हैं। इनफैक्ट टैक्सेशन पूरा इजी है, बट लोगों को डर पता नहीं किस बात का लगता है। समझ रहे हो? जितना जितना बताओ उतना उतना क्या कर लोगे तो कोई दिक्कत आएगी
आया समझ में? ठीक है, बट हाँ जो भी पढ़ना है किससे पढ़ना, लॉजिक से पढ़ना, दिल लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से पढ़ोगे तो भी चलेगा। आया समझ में? ठीक है ना।